बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो हुआ है, क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, ठीक है, 2021 और 22 का। तो ये जो वीडियो है वो स्पेशली मॉर्निंग के बच्चों के लिए है और मॉर्निंग शिफ्ट का जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है उसी के सॉल्यूशन, उसी के आंसर की के बारे में हम आज बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों इस लाइव सेशन को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए जिसमें आपके स्टूडेंट्स ऐड हैं, यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस लाइव सेशन से जुड़ सके, हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकें और उन्हें भी पता चल जाएगा कि वो कितने प्रश्न सही करके आए हैं और उनके कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसे शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। देख सकते हैं मॉर्निंग शिफ्ट का है, नंबर ऑफ पेजेस 24 है, मार्क्स वेटेज 40 है और टाइमिंग है 90 मिनट की। और किसी भी सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन पेपर हो, आपको सामान्य निर्देश सबसे पहले पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सेक्शन ए आएगा। सेक्शन ए में आपको कुल जो भी 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन इस किताब के लेखक कौन हैं? जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी या फिर कनिंघम? तो बताइए बच्चों कमेंट बॉक्स में, लाइव सेशन में इसका आंसर बताइए। आप क्या लिख के आए हैं, आप क्या टिक करके आए हैं? मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है जॉन मार्शल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, नहरों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं? नहरों के अवशेष कहाँ से मिले बच्चों, ये पूछा जा रहा है। चहुंदड़ो, लोथल, बनावली या फिर सोतुगई? तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान के सोतुगई से नहरों के अवशेष हमें मिले हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता ने मोहनजोदड़ो में मोहरें खोज निकाली थी? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, मैके या फिर जॉन मार्शल? तो वह पुरातत्ववेत्ता जिसने मोहनजोदड़ो में मोहरें खोज निकाली थी उसका नाम था सॉरी राखलदास बनर्जी, ठीक है। ऑप्शन सेकंड ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त जो दर्पण था वो किस धातु का बना हुआ था? कांसा, टिन, तांबा या फिर सीसा? तो हड़प्पा सभ्यता से जो दर्पण प्राप्त हुआ था, समाधान वाला उदाहरण जो आपने देखा था, वो तांबे का बना हुआ था। किसका? तांबे का बना हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, योधे शासकों ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के जारी करवाए थे? सोने, चांदी, तांबा या फिर कांसा? तो योधे शासकों के द्वारा तांबे के सिक्के जारी करवाए गए थे। किसके? तांबे के सिक्के जारी करवाए गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 6, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी बच्चे करके आए होंगे। राजगीर। क्या थी आरंभिक राजधानी मगध की? राजगीर। क्वेश्चन नंबर 7, शिल्पाधिकारम निम्नलिखित में से क्या है? एक तमिल महाकाव्य है, सांस्कृतिक महाकाव्य है, प्राकृतिक महाकाव्य है या फिर अरामाइक महाकाव्य है? तो शिल्पकादिरम जो है, ठीक है, ये जो है वो एक तमिल महाकाव्य है, ठीक है। क्या है? तमिल महाकाव्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? बहुत ही सा प्रश्न है। किसने धारण की थी? कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9, मृच्छकटिकम नाटक जो है इसके लेखक कौन है? कौटिल्य, बाणभट्ट, विशाखा दत्त या फिर राजा शुद्धरक? तो मृच्छकटिकम नाटक के जो लेखक हैं वो ऑप्शन बी यानी कि राजा शुद्धरक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन का श्रेय किस पुरातत्ववेत्ता को जाता है? वी.एस. स्वथांकर, बी.वी. लाल, एच कोल या फिर जॉन मार्शल? तो इसका भी सही आंसर है बी.वी. लाल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मंदसौर के रेशम बुनकरों की श्रेणी के सदस्यों ने निम्न में से किस देवता के सम्मान में मंदिर बनवाए? यानी कि मंदसौर के रेशम जो बुनकर थे, जो रेशम बुनकरों की श्रेणी के सदस्य थे, इन्होंने ऐसे कौन से देवता के सम्मान में मंदिर बनवाए थे, हमें वो बताना है। सूर्य, विष्णु, रुद्र
या फिर अग्नि? तो इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, राजा रुद्रदमन, आपको पता ही होगा कि इसने सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का निर्माण करवाया था। तो रुद्रदमन निम्न में से किस वंश का शासक था, हमें वो बताना है। शक, सातवाहन, शुंग या फिर कब्र? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शक शासक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बौद्ध दर्शन से जुड़े विषय, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, बौद्ध दर्शन से जुड़े विषय पूछा जा रहा है, विषय किस पुस्तक में है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्ब पिटक या फिर बुद्ध चरित्र? तो इसका राइट आंसर है अभिधम्ब पिटक में बुद्ध दर्शन से जुड़े जो विषय हैं उनका इसमें उल्लेखन किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस बेगम ने सांची के स्तूप के आसपास या फिर सांची के एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया? शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, नूर जहां बेगम या फिर जहां आरा बेगम? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है सुल्तान जहां बेगम ने सांची के एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनवाने के लिए अनुदान दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 14 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं 3री शताब्दी में निम्न में से किस शासक के आदेश पर बनवाई गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, खारवेल या फिर बिंदुसार? तो सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं 3री शताब्दी में अशोक शासक के आदेश पर बनवाई गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाता था जिसे निम्नलिखित में से क्या कहते थे? गोपुरम, तोरण द्वार, शिखर या फिर छत्र? तो मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाता था, उसे कहते थे हम शिखर। क्या कहते थे? शिखर कहा जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से शिव स्त्री भक्त कौन थी? अब देखिए शिव स्त्री भक्त के बारे में पूछा जा रहा है। मीराबाई, अंडाल, करिक्काल या फिर गार्गी? तो शिव स्त्री भक्त का नाम था करिक्काल अम्मयार। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के रूप में, देखिए अभी हमसे पूछा गया था कौन सा महाकाव्य, अब पूछा जा रहा है कौन सा तमिल वेद? तो तमिल वेद आपको पता ही है, नल ईरा द्रव्य प्रबंधम था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, शंकर देव राव के उपदेशों को निम्न में से क्या कहकर संबोधित किया गया? भगवती धर्म, लिंगायत, वीरशैव या फिर निर्गुण? तो शंकर देव राय के जो उपदेश थे उन्हें वीर शैव कहकर संबोधित किया गया। शंकर देव राय के उपदेशों को क्या कहा गया? वीर शैव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, गुरु नानक देव जी ने निम्न में से अपने बाद गुरु पद पर किसे आसीन किया था? गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह? तो गुरु नानक देव जी ने अपने बाद गुरु पद पर गुरु अंगद देव को क्या किया था? आसीन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, विजयनगर साम्राज्य के अरब एवं मध्य एशिया से आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? विजयनगर साम्राज्य के जो अरब एवं मध्य एशिया थे, यहाँ से आयातित जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी वो क्या थी? घोड़े, हाथी, रत्न या फिर मशाले? तो इसका राइट आंसर है घोड़े। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, विजयनगर के सभी यानी कि विजयनगर के जितने भी राजकीय आदेश होते थे उन पर एक शब्द अंकित होता था, वह शब्द क्या था? श्री विरूपाक्ष, सुल्तान, अमरनायक या फिर देवपुत्र? तो विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर एक शब्द अंकित होता था जो कि विरूपाक्ष था। ठीक है। उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे श्री विरूपाक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया? तो इसका बहुत ही आसान सा आंसर है कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी सभी को पता है पंपा देवी। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? पंपा देवी। ठीक है। तो आई होप बच्चों अभी तक के 24 प्रश्न मैंने जो आपको बताए हैं
इसमें से आपको कोई 20 करने थे और आप देख लीजिएगा इन 24 में से आपने जो 20 किए हैं उनका आंसर मेरे द्वारा बताए गए आंसर से मिलता है या नहीं। अगर मिलता है तो आपके सही हैं, अगर नहीं मिलता है तो समझ लीजिए आपका आंसर गलत है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अभी तक के 24 प्रश्नों के जो उत्तर मैंने बताए हैं उनमें से कितने आपके सही हैं। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने जो क्वेश्चंस हैं वो राइट करके आए हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग करके आए हैं। दोस्तों अब हमारे यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए एक बार मैं अंडरलाइन कर दूँ इसको इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा विकल्प अंतर्विवाह एवं बहिर्विवाह को उचित रूप में वर्णन करता है। तो अंतर्विवाह क्या होता है, गोत्र के अंदर या फिर एक समूह के अंदर, और बहिर्विवाह एक समूह एक गोत्र से बाहर। तो यहाँ पे देखिए इसमें सही जो संबंध बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन फर्स्ट। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं, जबकि बहिर्विवाह गोत्र के बाहर विवाह करने को कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट उलमा इस्लाम धर्म का ज्ञाता, राइट है। सेकंड शरिया मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून। तीसरा जिम्मी चिश्ती सिलसिले के अनुयायी। ऑप्शन फोर्थ वली ईश्वर का मित्र जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था। इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है जिम्मी। चिश्ती सिलसिले के अनुयायी को जिम्मी कहते हैं, ये इसका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 27, लिंगायतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, वे चांदी के पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते थे। सेकंड, वे श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते हैं। थर्ड, वे जाति की अवधारणा में विश्वास रखते थे। और फोर्थ है, वे विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान करते थे। तो अब इसमें देखिए जो जाति प्रथा थी ये उसमें विश्वास नहीं रखते थे बल्कि उनकी अवहेलना करते थे। तो इसमें से जो तीसरा ऑप्शन हो गया वो तो गलत हो गया। तो अब हमें चुनना है कि फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन बी जो है ऑप्शन ए जो है पहला दूसरा और चौथा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 26 और 27 आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 28, दी गई सूचना की सहायता से महाभारत के इस पात्र को पहचानिए। उसका विवाह 5 पांडवों से हुआ था, उसके एक पति ने उसको दांव पर लगाया था। तो सिंपल सा हो जाएगा द्रौपदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, नीचे दिए गए निर्देश को पढ़कर चुनिए यह निर्देश अपने शिष्यों को किसके द्वारा दिया गया। तो देखिए क्या है निर्देश, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। तो ये जो उपदेश है वो किसके द्वारा दिया गया था, गौतम बुद्ध के द्वारा अपने शिष्यों को दिया गया था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 30, संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, पैतृक संपत्ति संबंधित नियम मनुस्मृति में दिए गए हैं, सही है। दूसरा, माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति को सभी पुत्रों में समान रूप से बांट दिया जाता था, सही है। तीसरा, ज्येष्ठ पुत्र संपत्ति के विशेष भाग का अधिकारी होता था, सही है। लास्ट बचा है, स्त्रियां भी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग कर सकती थी, ये इसका गलत ऑप्शन है। ठीक है, स्त्रियां पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 31, दी गई सूचना की सहायता से महाभारत के इस पात्र को पहचानिए। पहला, उन्होंने हिडिंबा से विवाह किया था, उनके पुत्र का नाम घटोत्कच था। तो देखिए भीम ही ऐसे व्यक्ति थे जिनका एक पुत्र था और उनके नाम का घटोत्कच था जो कि राक्षस प्रजाति का था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 32 है। अब यहाँ पे देखिए कथन और कारण दो चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, कथन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कारण है कि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा गया स्थल था, सही था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा कि कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं
और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए विकल्पों में से बुद्ध के जीवन से जुड़े व्यक्तियों का कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माता का नाम महामाया, ठीक है, प्रिय शिष्य आनंद, पिता शुद्धोदन, लेकिन इनकी जो उपमाता हैं ये इसका आंसर गलत है। उपमाता इनकी सुजाता नहीं थी, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, नीचे दी गई सूचना की सहायता से महाभारत के इस पात्र को पहचानिए। गांधारी का ज्येष्ठ पुत्र, पांडवों से ईर्ष्या करने वाला। तो देखिए गांधारी का ज्येष्ठ पुत्र था दुर्योधन और पांडवों से ईर्ष्या कौन करता था? दुर्योधन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का इसका राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 35, महाभारत के आदि पर्व में निम्न में से किस नगर को इंद्र की नगरी के समान शोभायान बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कहता है कि महाभारत के आदि पर्व में निम्न में से किस नगर को इंद्र की नगरी के समान शोभायमान बताया गया है? इंद्रप्रस्थ। अधिकतर लोग इंद्र की नगरी कहा गया है तो इंद्रप्रस्थ लिख के आए होंगे, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न आपके स्रोत से लिया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर है हस्तिनापुर। अगला क्वेश्चन नंबर 36, दिए गए विकल्पों में कौन सा सुमेलित नहीं है? सबसे पहला दिलमुन बहरनदीप राइट है, मगान ओमान राइट है, मेलुहुआ हड़प्पा राइट है, मोहनजोदड़ो पटना ये सही सुमेलित नहीं है। मोहनजोदड़ो का पटना में होना ये इसका गलत आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा लोगों के द्वारा संभवतः ओमान से लाई वाली वस्तु निम्न में से क्या थी जिसका अनुमान रासायनिक विश्लेषण के आधार पर लगाया गया? लाजवद, सोना, चांदी या फिर तांबा? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा तांबा। ठीक है, वो कौन सी चीज़ थी? तांबा। अगला क्वेश्चन नंबर 38, अब यहाँ पे क्या है कि हमें एक रिक्त स्थान बनना है। डैश ने भारत को जहाँ पाया उसे 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया। एस.एन. राव ने उपरोक्त कथन निम्न में से किस पुरातत्वविद के विषय में कहा है? जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी या फिर बीबी लाल? तो इसका राइट आंसर है जॉन मार्शल ने भारत को जहाँ पाया उसे 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 39, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए पहले कथन पढ़िए, खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था, राइट है। सेकंड है सिंचाई के लिए नहरों और कुओं और जलाशयों का प्रयोग किया जाता था, राइट है। थर्ड कहता है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, राइट है। फोर्थ है खेत जोतने के लिए लोहे के हल का उपयोग, ये गलत है क्योंकि हड़प्पा वासी लोहे के धातु से बिल्कुल ही अनजान थे। ठीक है, तो हड़प्पा कृषि के बारे में 3 कथन, पहला, दूसरा और तीसरा ये सही हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट होगा इसका, पहला, दूसरा और तीसरा कथन ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 40, शेख निजामुद्दीन औलिया के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, उनके अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मखाइस यानी कि शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे, राइट है। उनकी दरगाह दिल्ली में है, राइट है। अमीर खुसरो उनके अनुयायी थे, राइट है। लेकिन ऑप्शन बी जो है वो बादशाह अकबर के समकालीन थे, ये गलत है। शेख निजामुद्दीन की औलिया की दरगाह पर ही जब अकबर 14 बार उसने जियारत की है, उसके दरगाह पर गया है, तो उसके समकालीन कैसे हो सकते हैं? तो बादशाह अकबर के समकालीन थे, ये इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 है, कबीरदास जी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, राइट है। कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, राइट है। कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रैदास थे, ये इसका गलत आंसर है। ठीक है, और
कबीर की कुछ रचनाओं को उलटवासी के नाम से भी जाना जाता है। तो कबीर जी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि गुरु रैदास को चुना था, ये गलत है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, नीचे दी गई अधिसूचना के मतलब अधिसूचना जो दी गई है उसमें से पहचानिए और सूफी संत की दरगाह के विषय में क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था और अकबर यहाँ पर 14 बार आया था। तो याद रखिएगा, अकबर 14 बार शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर ही गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 41 एंड 46 भी आपको अच्छे से समझ में 41 एंड 42 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, पुरी उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ भगवान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? पहला, जगन्नाथ विष्णु के एक रूप हैं, राइट है। जगन्नाथ भगवान अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ हैं, राइट है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी, राइट है। यह मूर्ति पत्थरों को काटकर बनाई गई थी, ये गलत आंसर है। यह मूर्ति पत्थरों को काटकर बनाई गई थी, ये इसका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 44, बोधिसत्वों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बोधिसत्व को परम करुणामय जीव माना गया है। वे अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, वे इन पुण्यों से लोगों को निर्वाण प्राप्ति करते थे। बोधिसत्व की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। अब देखिए 44 का जो राइट आंसर है, मतलब जो रॉन्ग आंसर है, जो कथन सत्य नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी, कि वे अपने इन पुण्यों का प्रयोग निर्वाण प्राप्ति करने के लिए करते थे। ये इसका रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है। अब यहाँ पे कथन और कारण फिर से दे दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहला, बुद्ध के जीवन काल और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। कारण क्या था? लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में हो रहे सामाजिक बदलाव और उलझनों ने उन्हें बांध रखा था। तो कथन और कारण यहाँ पर ये दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 46 है। अब यहाँ पे एक मूर्ति दी गई है, ये मूर्ति क्या दर्शाती है? दिए गए चित्र को पहचान कर बताइए कि यह मूर्ति किसकी है। क्वेश्चन नंबर 46, भिक्षु की, कुषाण शासक, पुरोहित राजा या फिर बोधिसत्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरोहित राजा की यह मूर्ति है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है, बल्कि क्वेश्चन नहीं बल्कि अब यहाँ से हमारा सेक्शन सी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आंसर शुरू हो चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए कुल 12 प्रश्न है जिनमें से आपको किन्हीं 10 का उत्तर देना है। सबसे पहले ए है, प्रभावती गुप्त के बारे में है। ये यहाँ से आप इसे देख सकते हैं, ये इसका मतलब कि दिया हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं इसे। हम सीधा क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? अधिकतर बच्चों ने गलती की होगी कि चंद्रगुप्त, हालांकि चंद्रगुप्त की तो है लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री नहीं है। प्रभावती गुप्त जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है। किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है। ठीक है, अगला है, वह भाग जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था क्या कहलाता था? वह भाग जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था उसे अग्रहार कहते थे। क्या कहते थे? अग्रहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, प्रभावती गुप्त ने भूमि दान क्यों दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि प्रभावती गुप्त ने भूमि का दान क्यों दिया था? तो पुण्य की प्राप्ति के लिए। ठीक है, किसके लिए? पुण्य की प्राप्ति के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 50, भूमि का दान निम्न में से किसको दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रलाल स्वामी को। किसको? चंद्रलाल स्वामी को भूमि का दान दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है। यहाँ पे देखिए कुछ कथन दिए गए हैं कि स्त्रियों को संपत्ति में पूर्ण अधिकार मिलता था। सेकंड है,
केवल विशेष परिस्थितियों में ही स्त्रियों को भूमि पर स्वामित्व का अधिकार मिलता था। तीसरा है प्रभावती गुप्त एक रानी थी, वो भूमि की स्वामी थी और उन्होंने भूमिदान भी किया था। फोर्थ है हर स्त्री को भूमि स्वामित्व नहीं होती थी। तो इसमें से जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्त्रियों को संपत्ति में पूर्ण अधिकार मिलता था, बल्कि ये गलत है क्योंकि कुछ विशेष परिस्थितियों में ही स्त्रियों को स्वामित्व का अधिकार मिलता था, भूमि का स्वामित्व का। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कहाँ पर दिया हुआ है राइट। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सेकंड आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे बनता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, दंगुन गांव में निम्नलिखित में से किस वस्तु का उत्पादन नहीं होता था। तो जब आप उस लेसन को जब आप इस स्रोत को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे मदिरा, नमक और दूध इनका उत्पादन होता है, लेकिन चाय का उत्पादन इस गांव में नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ पे एक अलग पूछा गया है, ये है आपका विजयनगर के साम्राज्य के बारे में है और स्पेशली महानवमी डिब्बा के संबंध में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है कि पेश विजय की भवन की संज्ञा किसे देते हैं। विजयनगर को, सभा मंडप को, मानवी डिब्बा, सभा मंडप एवं मानवी डिब्बा दोनों को। तो विजय के भवन की जो संज्ञा है वो मानवी डिब्बा एवं सभा मंडप दोनों को देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सभा मंडप तथा मानवी डिब्बा इनको विजयनगर की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अगला, पेश मूलतः निम्नलिखित में से किस देश से आया था। तो ये एक दूसरे स्रोत में प्रश्न का उत्तर है कि डोमिंगो पेश जो था वो पुर्तगाल से आया था। ठीक है, कहाँ से आया था, पुर्तगाल से आया था। अगला क्वेश्चन नंबर 55, मानवी डिब्बा निम्न में से क्या था। एक विशालकाय मंच, सभा भवन, परिषदीय सदन, राजकीय प्रवेश द्वार। तो मानवी डिब्बा एक विशालकाय मंच था जो कि 11,000 वर्ग फीट के आधार से और 40 वर्ग हाइट इसकी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 56, मानवी डिब्बा निम्न में से कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता था। मानवी डिब्बा में जो अनुष्ठानिक त्यौहार मनाए जाते थे उनमें से इनमें कौन सा नहीं है। दशहरा मनाया जाता था, दुर्गा पूजा मनाया जाता था, मानवी मनाया जाता, होली नहीं मनाई जाती थी। ठीक है, तो इसका रॉन्ग आंसर कौन सा हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 57, मानवी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठान निम्न में से क्या शामिल नहीं थे। मानवी डिब्बा से जो अनुष्ठान थे वो इनमें से क्या शामिल नहीं था। मूर्ति पूजा की जाती थी, हाँ वही की जाती थी। कुश्ती नृत्य प्रतिस्पर्धा होती थी, हाँ होती थी। जानवरों की बलि दी जाती थी, हाँ दी जाती थी। लेकिन राजा की पूजा किसी भी तरह से नहीं होती थी। ठीक है, राजा की पूजा नहीं होती थी। अगला क्वेश्चन नंबर 58, मानवी डिब्बा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, यह मंच 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट ऊंचाई तक जाता है, राइट है। सेकंड है, इस पर लकड़ी की संरचना थी, राइट है। थर्ड है, मंच पर एक चबूतरा था जिस पर राज्य का सिंहासन खड़ा हुआ था। और फोर्थ है, इसे हिंद इस्लामिक शैली में बनवाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी इसमें बताया गया है, ऑप्शन बी भी बताया गया, ऑप्शन सी भी बताया गया, लेकिन ऑप्शन डी इसे हिंद इस्लामिक शैली में बनवाया गया ये कहीं पर भी नहीं बताया गया है। तो इसका जो रॉन्ग आंसर होगा मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, आई होप सेक्शन सी के जितने भी प्रश्न मैंने अभी तक आपको समझाए हैं वो सभी के सभी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हमारे 2 प्रश्न और बचते हैं जो कि मैप बेस्ड प्रश्न है। ठीक है, तो एक बार पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, एक ये है हड़प्पा स्थल है और ये एक बौद्ध स्थल है। तो सबसे पहले देखिए 59 बौद्ध स्थल कौन सा है इनमें से। तो ये देखिए गुजरात में क्या है, लोथल है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 60 है, यूपी में कौन सा बौद्ध स्थल है। तो यूपी में जो अंकित किया गया है उससे कहते हैं सारनाथ। ठीक है, ये लोथल हो जाएगा और ये सारनाथ हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे ख़त्म होता है
और आज का ये लाइव सेशन भी यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो को एंड करने से पहले कमेंट बॉक्स में या लाइव सेशन में कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप सभी ने वीडियो देख ली है, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका हिंदी का, उसके क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।